हेलो एंड वेलकम टू इंस्पायर एजुकेटर्स। आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से प्यार भरा स्वागत है आपकी अपनी फैमिली इंस्पायर एजुकेटर्स में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत और टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और पिछले क्लास में मैडम और सर और अलग अलग लोगों के द्वारा आपने टेंस और पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ा है। तो आज के क्लास में हम लोग टेंस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं और प्रेजेंट टेंस आप लोगों ने अलग अलग माध्यम से पिछले लेक्चर में पढ़ा। तो आज हम लोग मुख्य रूप से डिस्कस करने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। तो अगर हम पास्ट टेंस के बारे में देखें तो आपको बताया गया है कि पास्ट टेंस मतलब आज के समय के पहले, यहाँ पर लिखा भी गया है। सबसे पहले अगर आप देखें थोड़ा सा पास्ट टेंस को समझने का प्रयास करें। हालांकि ये सारी चीज़ें आप लोग पिछले क्लास में भी समझ चुके हैं, लेकिन मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ, रिवीजन हो जा रहा है आपका, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे। ठीक है, इसलिए बार बार थोड़ा बहुत जब भी आगे पढ़ते जाइए पीछे वाले को एक बार थोड़ा सा हाय हेलो कर दीजिए ना, नमस्कार। ठीक। तो पास्ट टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि पास्ट टेंस क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस या ऐसे वाक्य जो बीते हुए समय की बात करते हैं उसी को हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक। यहाँ पर लिखा गया है टेंस सिंबलाइज द एवर मूविंग नॉन स्टॉप व्हील ऑफ टाइम विच इज फॉर एवर बिजी गेदरिंग मोमेंट ऑफ फ्यूचर एंड थ्रोइंग देम इनटू द डस्टबिन ऑफ पास्ट। यानी कि आप कह सकते हैं कि टेंस एक सिंबल है जो आप डेली वर्क कर रहे हैं उसको सिंबल प्रदान करता है। एक तो आने वाले समय में जो होने वाला उसको, प्रेजेंट में जो कर रहे हैं आप उसको, उसके बाद उसको पास्ट में डाल देते हैं कि पास्ट में आपने वो काम किया या बीते हुए समय में या भूतकाल में आपने वो काम किया है। तो जो भूतकाल को जो सेंटेंस शो करता है, जो पास्ट को शो करता है, आज से पहले बिफोर नाउ, आज के पहले जो वर्क हुए हैं उसको आप डिनोट करने के लिए जिस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं वो सेंटेंस पास्ट टेंस के कहे जाते हैं। किसके कहे जाते हैं? पास्ट टेंस के। और आपको जैसा कि पता है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों जो टेंस हैं इनको चार प्रकार में बांटा गया है। उसी आधार पर पास्ट टेंस के भी कितने पार्ट हैं या कितने भाग हैं? चार। आपको पता है सबसे पहले सिंपल पास्ट, या फिर इसको हम लोग पास्ट इंडिफिनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट इंडिफिनिट। और उसके साथ साथ आपने फिर उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार प्रकार के टेंसेस है और इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। तो अगर हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस को देखते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस एक सेकंड लगेगा। तो पहला जो आपका टेंस है पास्ट का वो कौन सा है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट, ये भी कह सकते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है। तो पास्ट आपको पता है कि अलग अलग टेंस में आपको मुख्य रूप से 6 प्रकार के आपको सेंटेंस पढ़ने होते हैं। तो अगर हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस की बात करते हैं तो जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सबसे पहले जरूरत पड़ती है आपको हेल्पिंग वर्ब की। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब की आप यूज करते हैं वो है डिड। क्या है? डिड। चाहे कर्ता सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ डिड का ही प्रयोग करते हैं, चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, यानी एक वचन हो या बहुवचन हो। और एक वचन करता और बहुवचन करता आप लोग जानते हैं। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करें, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि उसी आधार पर आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ही, सी,
इट, उसके अलावा कोई एक नाम हो, राम, श्याम या एटसेट्रा, कोई भी नाम हो, वो सब सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। जबकि प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें वी, यू, दे, और इसके अलावा अगर एक से अधिक नाम हो, राम एंड श्याम लिखा है, राम एंड श्याम, तो ये सब प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे। और आई को भी कहीं कहीं प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट किया जाता है और कहीं कहीं सिंगुलर सब्जेक्ट में भी आई को काउंट किया जाता है। इसलिए आई को स्पेशली आप लोग सीखते रहेंगे कि आई के साथ क्या प्रयोग होता है। ठीक, तो चलिए, अगर आप सब्जेक्ट पता चलेगा तो आपको पता है कि जो सब्जेक्ट होगा, जो कर्ता कार्य कर रहा है, उस कर्ता के आधार पर आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में केवल डिड का इस्तेमाल करते हैं, चाहे कर्ता सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो यहाँ पर आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब बात कर लेते हैं रूल की कि आप किस आधार पर बनाते हैं। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो आपके सेंटेंस है कई प्रकार के होते हैं। आपको पता है कि असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, उसके बाद असर्टिव निगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा आपका, इंट्रोगेटिव के बाद फिर आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव, और इंट्रोगेटिव निगेटिव जो होंगे वो दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होंगे, एक आपके क्वेश्चन वर्ड वाले भी होंगे और एक क्वेश्चन वर्ड वाले निगेटिव होंगे। ये सारे सेंटेंस आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में इसको नहीं लिख रहा। ठीक है, तो ये छह प्रकार के सेंटेंसेस को आपको पास्ट इंडेफिनिट में भी ट्रांसलेट करना सीखना है। तो कैसे करेंगे? रूल वही है। पहला रूल अगर आप देखें आप, तो सबसे पहले हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, हम लोग एग्जाम्पल्स इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने पहला जो सेंटेंस आपका होगा वो होगा, पहला जो सेंटेंस होगा वो असर्टिव सेंटेंस, जैसे मैंने लिख दिया वह स्कूल जाती है या वह स्कूल जाता है। जाता है ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अगर हम लिख दो वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाता था, या वह स्कूल गया, या वह स्कूल गया, दोनों एक ही बात है। उसके बाद अगर हम लिखें वह स्कूल नहीं जाता, वह स्कूल नहीं जाता था या नहीं गया, वह स्कूल नहीं गया। ठीक है, उसके बाद आपने तीसरा सेंटेंस लिखा, तीसरे प्रकार का कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होगा? क्या वह स्कूल गया, क्या वह स्कूल गया। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। चौथा जो आपका होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या वह स्कूल नहीं गया, क्या वह स्कूल नहीं गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाले आते हैं, जैसे मैंने लिख दिया वह स्कूल क्यों नहीं गया, वह स्कूल क्यों नहीं गया। ये भी आपका इंट्रोगेटिव हो गया। सॉरी, वह स्कूल क्यों गया लिखिए, फिर नेगेटिव में नहीं जोड़ लीजिएगा, पहले वह स्कूल क्यों गया, फिर वह स्कूल क्यों नहीं गया, वह स्कूल क्यों नहीं गया। अब यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि सब मिला जुला के आपके पास यही 6 प्रकार के सेंटेंस हैं जिनको आपको ट्रांसलेट करना है। क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो इनके लिए अलग अलग नियम है। अब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानेंगे? आपको पता है लास्ट में ता था ती थी ते थे आए या फिर लास्ट में या ये ई आए, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। सब में ये आपको मिल रहा है। तो अगर हम इसको पहले सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस को कन्वर्ट करना चाहें
तो फिर आप क्या करेंगे, इसके लिए जो रूल है आपको पता है, पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर आपको लिखना है वर्ब, और यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। कौन सा फॉर्म लिखते हैं? सेकेंड फॉर्म। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देखें सब्जेक्ट क्या है, वह मतलब कि ही ना। उसके बाद कहाँ क्या बात हो रहा है, वर्ब, वर्ब क्या है? जाना, गो। तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। गो, वेंट, गॉन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। तो ही वेंट, सेकेंड फॉर्म लिखना है, ही वेंट, कहाँ गया? स्कूल, ऑब्जेक्ट, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। ठीक। जब इसी निगेटिव की बात करते हैं, वह स्कूल नहीं गया, तो ही, अब पहला जो सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, याद रखिएगा वहां पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, वहां पर यस या ईएस लगाते थे। यहाँ पर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, किसी भी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन बाकी जो सेंटेंस है उन सब में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? डिड। क्या है? डिड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही डिड नॉट, ही डिड नॉट। अब हम जब हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल गया? तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, क्या आ गया, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लगते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर लिख देंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल। ठीक है। और इंट्रोगेटिव निगेटिव आ गया तो आपको भाई हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना ही है, डिड ना। उसके बाद ही, निगेटिव है तो नॉट लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, डिड ही नॉट गो टू स्कूल, डिड ही नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। जब क्वेश्चन वर्ड की बात आती है तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखा जाता है। इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है? क्यों? क्यों को क्या बोलते हैं? वाई। तो पहले वाई लिखेंगे, वाई, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, वाई डिड ही गो टू स्कूल, वाई डिड ही गो टू स्कूल। और उसके बाद लास्ट में हम लोग निगेटिव वाले में देखेंगे तो वाई तो लिखेंगे ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है। डिड लिखेंगे ही, वाई डिड ही, और उसके बाद निगेटिव है तो नॉट जोड़ देंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ देंगे? नॉट। वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। इस तरीके से आसानी से आप आराम से छह प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप इसको रट भी सकते हैं। 6 प्रकार सेंटेंस है। ही वेंट टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही नॉट गो टू स्कूल, व्हाई डिड ही गो टू स्कूल, व्हाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल। ऐसे ही आप 2-4 बार पढ़ेंगे इसको, तो फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कहाँ पर कौन सा चीज़ पहले आएगा, कौन सा चीज़ बाद में आएगा। अब इस सेंटेंस में कौन क्या है ये आपको पता है ना, आपको पहले बताया गया है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखे इसलिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। इसमें देखें तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है डिड, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले आएगा। जब क्या शुरू में आता है, क्या शुरू में आता है किसी वाक्य में, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, निगेटिव है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है। जब क्वेश्चन वर्ड की बात आ जाती है, बीच में क्यों, कब, कैसे ये आ जाए, तो कब, क्यों, कैसे, या वाई, वेयर, व्हेन, इन सबको पहले लिखते हैं और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वाई, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। इस तरीके से आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अलग अलग सेंटेंस को आप, यही 6 प्रकार के सेंटेंस आपको मिलेंगे और इन्हीं 6 रूल को आपको याद रखना है कि पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, उस हिसाब पर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आसानी से समाप्त हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें नोट्स में आपको दी दी जाएंगी और ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। कोई ट्रांसलेशन नहीं आता है तो आप उसको भेजेंगे तो उसको फिर से बता दिया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो उसके बाद फिर पास्ट का दूसरा पार्ट कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस।
अब अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? लास्ट में क्या होगा? कंटिन्यूअस, रहा, रही, रही तो रहेगा ही क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो रहा है, रहा, और पास्ट है तो रहा के साथ क्या आएगा? था, थे, थी, रहा था, रही थी और रहे थे। ये सब अगर आते हैं तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि पास्ट है तो था, थे, थी आएगा, कंटिन्यूअस है तो रहा, रही, रही आएगा, प्रेजेंट है तो है, हूँ, हे आएगा, और अगर कंटिन्यूअस है तो रहा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम ये हो गया। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब की बात करें कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें इस्तेमाल करते हैं वाज और वेयर, वाज और वेयर। वाज का इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ साथ आई के साथ भी वाज का इस्तेमाल किया जाता है ना, आई को भी यहाँ पर सिंगुलर माना जाता है। जबकि अगर हम वेयर की बात करते हैं तो वेयर का इस्तेमाल हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन ना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग वेयर का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन आता है आपको बताया गया, जैसे ही आ गया, सी आ गया, कोई नेम आ गया, तो इसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे? वाज। जबकि वेयर किस किस किसके साथ लिखेंगे? यू आ गया, वी आ गया, दे आ गया ना, या फिर नाम, दो, एक से अधिक नाम अगर आ गए, दो नाम साथ में आ गए, तब हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो ये इतना आपको अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पता है तो फिर पीछे जैसा रूल इंडेफिनिट में पढ़ा है वैसा ही कॉन्टिन्यूस का भी रूल हो जाता है और आसानी से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, हेलो। चलिए देखिए, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं रूल। तो अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का पहला सेंटेंस किस प्रकार का होगा, वही एग्जाम्पल लेते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हमने लिखा हुआ है स्कूल, वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था, रही थी आ गया तो कॉन्टिन्यूस हो गया। दूसरा किस प्रकार का होगा? निगेटिव, वह स्कूल नहीं जा रहा था, वह स्कूल नहीं जा रहा था, निगेटिव आ गया। तीसरा क्या होगा? क्या वह स्कूल जा रहा था, इंट्रोगेटिव, क्या वह स्कूल जा रहा था, क्वेश्चन वर्ड। निगेटिव इसका क्या होगा? क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था। उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाले, वह स्कूल क्यों जा रहा था, वह स्कूल क्यों जा रहा था। निगेटिव अगर इसमें देखेंगे तो वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, क्यों नहीं जा रहा था। ठीक है, अब अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, क्या करते हैं? ट्रांसलेट, तो रूल वही है। क्या लिखाएगा? पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ फिर वर्ब ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ फिर
वर्ब, वर्ब में कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाते हैं, आईएनजी, क्या लगाते हैं, आईएनजी, तो वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। बस इतना चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दो चीजें हमेशा बदलेंगी हर टेंस में, एक तो हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, दूसरा वर्ब का कुछ फॉर्म बदलेगा। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर दूसरा कुछ इस्तेमाल होता है, क्या इस्तेमाल होता है, वाज और वेयर, और वर्ब के रूप, वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं। तो अगर हम पहला देखें तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही, क्या है, ही ना, और ही एक वचन है, ही के साथ क्या लगेगा, वाज, ही वाज। उसके बाद ही वाज के साथ फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है, गो मतलब जाना, और गो के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो गोइंग हो गया, ही वाज गोइंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, स्कूल, ही वाज गोइंग टू स्कूल। बस हो गया आपका ट्रांसलेट, ही वाज गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव है तो फिर आप लिख देंगे ही वाज के बाद फिर आप लगा देंगे नॉट, ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, नेगेटिव हो गया। ठीक है, जब आपका क्या पहले आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वाज पहले लिख देंगे, तो यहाँ पर आप लिख देंगे वाज ही गोइंग टू स्कूल, वाज ही गोइंग टू स्कूल ना। नेगेटिव हो गया तो वाज तो पहले रहेगा ही, वाज ही के साथ नॉट लगा देंगे, वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया क्यों, तो क्यों को पहले लिखेंगे, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई, तो आपने लिखा वाई ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाई वाज ही गोइंग टू स्कूल, वाई वाज ही सब्जेक्ट, गोइंग टू स्कूल वर्ब लिखना है, गोइंग टू स्कूल। और नेगेटिव हो गया तो वाई वाज सब्जेक्ट के साथ नॉट, वाई ही, वाई वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल हो गया आपका। तो आप इसको भी रट सकते हैं, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, इंट्रोगेटिव वाज ही गोइंग टू स्कूल, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन वर्ड वाई वाज ही गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव वाई वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक, तो ये आपका हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, अब नेक्स्ट जो टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो बदलेगा क्या आपका, पहले तो पहचानेंगे कैसे, तो परफेक्ट टेंस है तो लास्ट में काम संपूर्ण हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, तो उसके साथ चुका था, पास्ट है तो था आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरीके के वर्ड हिंदी में आएंगे। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, हैड, क्या इस्तेमाल होगा, हैड। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या इस्तेमाल होगा, हैड। हैड जो होगा वो आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे जो सब्जेक्ट आ जाए आप वहाँ पर हैड ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैड। और यहाँ पर परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, परफेक्ट टेंस में वर्ब का जो है वो थर्ड फॉर्म यूज होता है, कौन सा, थर्ड फॉर्म। जैसे गो आ गया तो गो का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन होता है, थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। ठीक है, तो वो फॉर्म आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत आसान होते हैं, बहुत कठिन नहीं होते हैं। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड, और पहचान आप सकते हैं जिसमें काम कंप्लीट हो चुका हो। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें ऐसा लग रहा है काम पूरा हो चुका है, वो भी भूतकाल में, तो भूतकाल में होगा तो उसके लास्ट में था थे थी आएगा, तो आप आसानी से उसको पहचान पाएंगे, आसानी से उसको क्या कर पाएंगे, पहचान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और इसको भी हम लोग बदलने का प्रयास करते हैं। तो अगर इसके सेंटेंस को हम लोग देखें तो आपके पास सबसे पहले आएगा क्या, पहला सेंटेंस असर्टिव वाला, वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुका था। ठीक है, उसके बाद वह स्कूल नहीं जा चुका था,
या फिर आप लिख सकते हैं नहीं गया था, नहीं गया था या नहीं जा चुका था, जो लिखना हो लिख सकते हैं। उसके बाद क्या वह स्कूल जा चुका था, क्या वह स्कूल जा चुका था। और लास्ट में क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था। क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था। और क्वेश्चन वर्ड वाला भी लिखेंगे तो हो जाएगा वह स्कूल क्यों जा चुका था। वह स्कूल क्यों की जगह आप कोई भी क्वेश्चन वर्ड लिख सकते हैं। चलिए बदल देते हैं, वह स्कूल कब जा चुका था। वह स्कूल कब जा चुका था। नेगेटिव में देखेंगे तो वह स्कूल क्यों नहीं जा चुका था, क्यों नहीं जा चुका था। ठीक है, इसको जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो पहला सेंटेंस है वह स्कूल जा चुका था, तो पहले आपको सब्जेक्ट ही लिखना है ही। उसके बाद इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तो ही हैड। उसके बाद क्या लिखा है, वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म आपको बताया है। तो जाना का गो, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। ही हैड गॉन, कहाँ जा चुका था, स्कूल, टू स्कूल, काम हो गया आपका। ही हैड गॉन टू स्कूल, नेगेटिव है तो हैड के साथ नॉट, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। इंट्रोगेटिव है तो हैड आपको पहले लिखना है, सब्जेक्ट हैड ही गॉन टू स्कूल, सब पिछले की तरह ही है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब को ध्यान देना है। हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन वर्ड कब है, तो कब को क्या अंग्रेजी में बोलते हैं, व्हेन। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, व्हेन हैड ही गॉन टू स्कूल। उसके बाद क्या है यहाँ पर क्यों, तो पहले क्यों का लिखेंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, वाई हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल, वाई हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी देख लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी बना लेंगे। प्रेजेंट सॉरी पास्ट, किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, लास्ट में फिर आपका बचता है पास्ट का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट भी हो और कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना है, उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और आपने को क्या करना है भैया, केवल प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको लिखी गई हैं इन पे आप अलग अलग सेंटेंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, बार बार हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को देखा देखिए कहाँ पर कौन सा लगता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आसान होती जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे जल्द ही नए क्लास में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।